चलो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube परिवार के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए एक नई प्रश्नावली हमने 2 कर ली है, 4 कर ली और 5 कर ली, क्लास 10 की। आज हम एक नई प्रश्नावली लेके आए, प्रश्नावली फर्स्ट ही लेके आए हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या या बोले तो क्या होगा, रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या या रियल नंबर। अच्छा, वास्तविक संख्या पर आने से पहले कुछ और नंबर्स की बात कर लें या संख्याओं की बात कर लेते हैं कि संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती है या कौन कौन से नंबर होते हैं, संख्याएं या नंबर। ठीक है, सबसे पहले अगर हम संख्या की बात करते हैं या नंबर की बात करते हैं तो वो होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या बोल दो या प्राकृतिक संख्या बोल दो, एक ही बात है, जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे भाई? नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं या प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं? जिनको हम आसानी से गिन सके, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? हमारी नेचुरल नंबर्स कहलाएंगी या प्राकृत संख्या। जैसे 1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5, इस प्रकार से जो चलती जाए वो संख्या क्या कहलाएंगी? मेरी प्राकृत संख्या के। प्राकृत संख्याएं कहने का मतलब कहाँ से स्टार्ट होंगी भाई? 1 से स्टार्ट होंगी और कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। हमें नहीं पता भाई कहाँ तक जाएंगी, कहने का मतलब 1 से स्टार्ट होंगी और अनंत की ओर जाएंगी, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्या कहलाएंगी। प्राकृत के बाद में दूसरी जो संख्याएं होंगी उन्हें बोलेंगे पूर्ण संख्या या क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। ठीक है, पूर्ण संख्या। अब ये प्राकृत संख्या पूर्ण कब होगी? पूर्ण होगी जब इसके अंदर 0 और शामिल कर दे। क्या शामिल कर दे? 0 और अगर इसमें शामिल कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी भाई। क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी? 1 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4 और कहाँ तक जाएंगी? प्लस की अनंत तक। ठीक है भाई। और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होंगी और कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। इसके बाद में आती है पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक। देखो हमारे पास कौन सी संख्याएं आ गई? एक तो आ गई प्राकृत संख्या, कहने का मतलब +1 +2 +3 सभी प्लस की संख्याएं आ गई। ठीक है। अच्छा, 0 और शामिल कर दिया तो 0 आ गया और प्लस की सभी संख्याएं। कौन सी संख्याएं बच गई भाई? माइनस की संख्या है। कौन सी? नेगेटिव वाली संख्या। तो नेगेटिव की ओर शामिल कर देंगे भाई। जैसे नेगेटिव की होगी -3 होगी, -2 होगी, -1 होगी। फिर कौन सी? 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे? आपके पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। कैसी संख्याएं कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। अब देखो भाई, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होंगी। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी? 0 से स्टार्ट होंगी और प्लस के अनंत तक। पूर्णांक संख्या कहाँ से होंगी? माइनस के अनंत से लेके 0 और प्लस के अनंत तक। ठीक है भाई। पूर्णांक संख्या को बोलते हैं इंटीजर संख्या बोलते हैं, आई या जेड से दर्शाते हैं। पूर्णांक के बाद में बात करें तो संख्या आती है आपकी परिमेय संख्या। कौन सी संख्या भाई? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को हम लिखते हैं P/Q रूप में। P/Q के रूप की जितनी भी संख्या है वो सभी क्या कहलाएंगी? आपकी परिमेय संख्या कहलाएंगी। परिमेय संख्या P/Q रूप की, जहां इसकी एक कंडीशन होती है, जहां Q का मान क्या नहीं होना चाहिए भाई? 0। यदि Q का मान 0 हो गया तो वो संख्या परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। यदि Q का मान क्या हो गया? 0 हो गया तो वो संख्याएं परिमेय संख्या। एक और चीज होती है P व Q क्या होते हैं भाई? पूर्णांक होते हैं। P व Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं भाई। P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। P व Q पूर्णांक तथा P व Q जो है वो क्या है? सहभाज्य भी। क्या है? सहभाज्य। क्या होती हैं? सहभाज्य। ठीक है, सहभाज्य का मतलब क्या हो गया? सहभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर। क्या हो गया? को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिन संख्याओं में
क्या हो, उभयनिष्ठ, क्या हो, उभयनिष्ठ केवल एक हो, उभयनिष्ठ क्या हो भाई, एक हो, मतलब जिनका कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं हो उन्हें क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है भाई। अगली आती है इसके बाद में अपरिमेय संख्या। क्या होती है, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, अपरिमेय। अपरिमेय वो संख्याएं होंगी जिनको p बटा क्यू रूप की नहीं लिख सकते भाई। परिमेय का उल्टा हो गया भाई, p बटा क्यू रूप की नहीं लिख सकते, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे आपकी, अपरिमेय संख्या। इसके बाद में आती है आपकी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या या जिन्हें बोले रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, क्या क्या बोलेंगे, रियल नंबर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सबसे पहले कौन सी संख्या आती है, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर, एक से स्टार्ट होगी। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी भाई, जीरो से स्टार्ट होंगी और प्लस के अनंत तक जाएंगी, प्लस के अनंत तक। अच्छा, पूर्णांक संख्याएं माइनस के अनंत से लेके, माइनस का अनंत से लेके -3, -2, -1, जीरो, जीरो भी शामिल होगा, फिर प्लस का 1, प्लस का 2, 3, इस प्रकार से और कहाँ तक, प्लस के अनंत तक। ठीक है भाई। इसके बाद में देखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं क्या होंगी, p बट्टा क्यू रूप की होंगी, जहां पर q का मान क्या नहीं होना चाहिए भाई, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो ये परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। p व q पूर्णांक होना चाहिए, p व q क्या होना चाहिए, सहभाज्य होना चाहिए। और क्या होना चाहिए भाई, जिन संख्याओं में उभयनिष्ठ, सहभाज्य संख्या किसे कहेंगे, जिन संख्याओं में उभयनिष्ठ कोई भी संख्या नहीं हो। कहने का मतलब दो ऐसी संख्याएं जिनके बीच में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं। जैसे देखो एग्जाम्पल देख लेते, 3 और 7 हो गई, 3 और 7 हो गई, 10 और 17 हो गई, 10 और 17। और बताओ जैसे 15 और मान लो 3 हो गई, सॉरी 15 और 3 के अंदर तो कॉमन भाई 3 आ जाएगा। और बताओ 15 और 11 मान लो, तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी, ये सभी संख्याएं क्या होंगी भाई, उभयनिष्ठ, सॉरी क्या होंगी, सहभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है क्या, तो इस प्रकार। अच्छा, फिर आती है लास्ट में हमारे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, इन सभी संख्याओं को मिलाकर जो संख्याएं बनेंगी वो सभी क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्या। कहने का मतलब कि इन सभी संख्याओं को हम क्या बोल सकते हैं, वास्तविक संख्याएं बोल सकते हैं। वास्तविक संख्या किन्हें बोलेंगे, जिसके अंदर प्राकृत संख्या भी हो, पूर्ण संख्या भी हो, पूर्णांक भी हो, परिमेय भी और अपरिमेय भी, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे, आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे। आगे बात समझ में। ठीक है भाई। एक चीज और देखो, क्या हम प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं क्या, प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। कई बार एग्जामों में देखा है, जैसे कंपटीशन के एग्जामों में, कंपटीशन के एग्जामों में क्वेश्चन आ जाता है भाई, पूछ लेते हैं कई बार कि क्या प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं क्या, किसको, प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक। जबकि पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। कहने का मतलब ये जितनी भी संख्या है वो सभी क्या है, प्राकृत है भाई। इसका मतलब प्राकृत संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। इसी प्रकार प्राकृत संख्या को हम पूर्णांक संख्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक के अंदर क्या आ रही है, सभी प्राकृत संख्याएं आ रही है भाई। आगे बात समझ में अच्छी। ठीक है, इसी प्रकार हम पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे थोड़ी सी और बात करते हैं, परिमेय संख्या के बारे में थोड़ी और डिटेल से बात करते हैं। जैसे हमने परिमेय संख्या की बात की भाई, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या हमने कहा कि भाई p बट्टा क्यू रूप का एक फॉर्मेट है, p बट्टा क्यू रूप का एक फॉर्मेट है, जहां पर क्या नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, q का मान 0। अगर मान लो q का मान क्या हो गया, 0 हो गया, q का मान क्या हो गया, 0 हो गया, तो हम उसे परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। चलो, p बट्टा क्यू रूप की, मान लो मैंने ये बोल दिया आपको कि 4 है भाई, क्या है, 4 है। इस 4 को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं क्या। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 5 बट्टा 7 हो गया, 3 बट्टा 2 हो गया, और मान लो 11 बट्टा 3 हो गया। ये सभी संख्या है, ये सभी संख्या परिमेय संख्या है क्या, ये सभी संख्या परिमेय संख्या है क्या। देखो तो 5 बट्टा 7 p बट्टा क्यू रूप की लिख सकते हैं भाई, ये क्या p बट्टा क्यू रूप की लिख सकते हैं, जहां पर q का मान 0 नहीं है, p बट्टा क्यू रूप जहां पर q का मान 0 नहीं। आगे बात समझ, जहां पर q का मान 0 नहीं हो वहां पर हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। बात आगे समझ में, क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अच्छा, आपको सीधा ये बोल दिया 4,
तो 4 के बट्टे में कुछ नहीं है तो इसको परिमेय बोल सकते हैं क्या? 4 के बट्टे में जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1 तो होता ही भाई, तो 4/1 क्या कहेंगे? परिमेय संख्या है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने लिख दिया 0, क्या लिख दिया? 0, 0 परिमेय संख्या है क्या? 0 परिमेय संख्या है क्या? क्या कहोगे? 0 परिमेय संख्या है क्या? ये 0 बताओ भाई, परिमेय संख्या है क्या? तो 0 के लिए हम क्या बोलेंगे? 0 भी क्या है? एक है परिमेय संख्या। 0 भी एक क्या है? 0 भी क्या है? एक है परिमेय संख्या। क्यों है भाई? देखो 0 भी एक परिमेय संख्या है भाई। क्यों है? देखो 0 के बट्टा में कुछ नहीं है ना, जिसके बट्टा में कुछ नहीं उसके बट्टा में क्या होगा भाई? हमेशा 1 तो होगा ही। तो क्या कहेंगे? इसको p/q रूप का लिख सकते हैं, p/q रूप का, जहाँ पर q का मान क्या नहीं है? 0 नहीं है। आई होप कि आप सभी को भाई समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम अपने टॉपिक पर आते हैं। प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की बात करें, वास्तविक संख्या के अंदर पिछली बार 1.1 थी, 1.2 थी, 1.3 थी और 1.4 थी, 1.4 थी। इस बार ये दो हटा दिए भाई, 1.3 और 1.1 और 1.3, इस प्रकार से कुछ हटा दिया है पहली प्रश्नावली के अंदर। तो हम इस बार बात करें केवल हमारे पास दो ही है, 1.1 है और 1.2 है। ठीक है, तो 1.1 के अंदर पहले क्वेश्चन के अंदर ही आपको क्या पूछे? अभाज्य गुणनखंड पूछे। क्या पूछे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो देखो ऐसी संख्या जिनको अभाज्य के रूप में, अभाज्य के रूप में, गुणा के रूप में, खंड का मतलब तोड़ना, मतलब अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणा के रूप में तोड़ना क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड। जैसे देखो अभाज्य संख्या, सबसे पहले बात करेंगे अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी। अभाज्य संख्या, अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी भाई? 2 होगी। क्या 2 के बाद में क्या होगी? 3 होगी, फिर 5 होगी, 7 होगी, इसके बाद में 11 होगी, 13 होगी, इसके बाद में बताओ 17 होगी, 19 होगी, 23 होगी। इस प्रकार से ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी अभाज्य संख्या। क्या कहलाएंगे भाई? अभाज्य संख्या कहलाएंगे। अभाज्य संख्या, अब देखो एकमात्र जो अभाज्य संख्या जो क्या होती है भाई? सम होती है। क्या होती है? सम होती है भाई। ठीक है, सम संख्या। इसे हम सबसे छोटी क्या बोल सकते हैं? सबसे छोटी, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, या इसे हम बोल सकते हैं सबसे बड़ी भी बोल सकते हैं। एक ही बात है भाई, क्योंकि एकमात्र जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? 2 होती है भाई। क्या होती है? 2। तो क्या बोल सकते? सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या। तो कंफ्यूजन नहीं होना है भाई, क्या होती है? केवल और केवल एकमात्र जो सम अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? 2 होती है। बाकी सब की सब क्या होती है भाई? विषम होती है। विषम सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो क्या बताएंगे? 3 बताएंगे भाई। क्या बताएंगे? 3 बताएंगे। अब देखो मान लो कि हमने कोई संख्या ले ली, मान लो 20 ले लिया, और 20 का क्या कहें? हमें अभाज्य गुणनखंड करने की बात करें तो कैसे करेंगे? देखो 20 के अभाज्य गुणनखंड, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग देंगे 20 में। 2 का भाग दिया 20 में तो कितनी बार जाएगा? देखो 2 एकम 2 और आगे से उतार दिया 0। ठीक है, अब देखो इसके अंदर फिर 2 का भाग दें। 2 का भाग तभी जाएगा, 2 का भाग किसी भी संख्या में तभी जाएगा जब उसका इकाई अंक क्या हो भाई? सम। इकाई अंक कैसा हो? सम। यदि इकाई अंक सम नहीं हुआ तो उसके अंदर 2 का भाग कभी भी नहीं जाएगा। तो सबसे पहले देखो कि जिस संख्या में हम 2 का भाग दे रहे हैं उसका इकाई अंक सम है क्या? है भाई। 0 हमेशा सम के अंदर आता है। 0 किस में आता है? सम में। 0 को हम क्या बोलते हैं? सम संख्या में। ठीक है भाई, 2 का भाग 20 में दिया 10 बार, फिर 10 आया, 10 का फिर इकाई अंक सम है तो इसमें फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब 5 में देखो सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, 2 का नहीं जा रहा तो 3 का देंगे, 3 का नहीं जा रहा तो फिर 5 का देंगे। तो 5 में देखो 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, तो किसका देंगे? 5 का देंगे। किसका देंगे? 5 का। तो क्या आ गया? 1 आ गया। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड, 20 के अभाज्य गुणनखंड 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 2 गुणा में 2 गुणा में 5। तो ये क्या कहलाएंगे? 20 के अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, एक और इसके अंदर आगे बात की गई है कि HCF और एलसीएम क्या होता है? क्या होता है HCF और एलसीएम? देखो भाई HCF क्या होता है? HCF
HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट या महत्तम समापवर्तक गुणनखंड। ठीक है क्या? अच्छा, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं। देखो हमने पहले छोटी क्लास में पढ़ा है, क्या है? मैस है। क्या बोलेंगे इसको? मैस है। मैस से किसे बोलते हैं? HCF को बोलते हैं। एक और होता है एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। इसे क्या बोलेंगे? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर या इसे बोलेंगे लघुत्तम समापवर्तक गुणनखंड। ठीक है क्या? या इसको क्या बोलते हैं? लेस है, या इसको सीधा ही लघुत्तम बोल देते हैं। कई बार किन्हीं भी भिन्न संख्याओं के अंदर वो भिन्न संख्याओं को जोड़ना घटाना हो तो वहां पर क्या लेते हैं भाई? एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? लेस लेते हैं। क्या लेते हैं? लघुत्तम लेते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो भाई, क्या होता है HCF और क्या होता है एलसीएम? HCF होता है कि उसके अंदर देखना होता है किन्हीं भी दो संख्याओं, जैसे आपसे HCF पूछ लिया तो ये देखना है कि उन दोनों संख्याओं के अंदर अधिकतम, उन संख्याओं में अधिकतम जो है वो कॉमन फैक्टर कितने हैं, अधिकतम कॉमन फैक्टर है कितने। और एलसीएम देखना चलिए आगे बात करते हैं। HCF क्या होता है? HCF में देखना होता है मतलब अधिकतम कॉमन फैक्टर, अधिकतम कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या देखना है? अधिकतम कॉमन फैक्टर। जबकि एलसीएम में देखना है न्यूनतम कॉमन फैक्टर। क्या देखना है? न्यूनतम कॉमन फैक्टर। जैसे देखो, मान लो हमने ये बोल दिया कि 12 और 15, इन दोनों का आपको निकालना है HCF और क्या निकालना है? HCF और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? HCF और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले 12 की क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 12 में किसका भाग दिया? 2 का, 6 बार गया, फिर 2 का दिया कितना? 3 बार, फिर 3 का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 12 की क्या क्या फैक्टर हो गए? 2 गुणा में 2 गुणा में 3। ठीक है, 12 के फैक्टर क्या हो गए? 2 गुणा 3। जबकि 15 के देखेंगे तो 15 के फैक्टर करो भाई, 15 का भाग, 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा। क्या? क्योंकि सम संख्या नहीं है भाई, इसका इकाई क्या नहीं है? सम संख्या। और यदि सम संख्या नहीं है तो उसमें 2 का भाग कभी भी नहीं जाएगा। तो 3 का देंगे कितनी बार? 5 बार, फिर 5 का 1 बार। तो देखो 15 के कितने हो गए? 3 गुणा में 5, 3 गुणा में 5। तो इसकी बात करते हैं हम HCF की। किसकी बात करेंगे भाई? HCF। तो इसका HCF कितना हो? तो देखो HCF क्या करना होता है? कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो इनमें अधिकतम कॉमन फैक्टर कितने? कॉमन फैक्टर की बात करें तो कितना है? केवल और केवल एक है, 3 है भाई। जो 3 ऊपर वाले में भी आ रहे हैं और नीचे वाले में, मतलब 12 के फैक्टर में 3 आ रहा है और 15 के फैक्टर में 3 आ रहा है। तो इसका जो HCF होगा वो कितना होगा भाई? 3 होगा। HCF कितना होगा? 3 होगा। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या करना है? एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? मतलब न्यूनतम कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब जो कॉमन फैक्टर है उसमें से तो क्या लेना है? केवल एक ले लिया भाई। क्या ले लिया? कॉमन फैक्टर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इन दोनों में से तो क्या ले लिया? 3 ले लिया। इसके अलावा जितने भी फैक्टर बच गए, क्या बच गया? 2 गुणा 2,
और क्या बच गया 5, उनको लिख दो, गुणा में क्या लिख दिया 5। तो क्या आ गया 3 दूध 6, 6 दो 12 और 12 पंजे 60। तो इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया भाई 60 आ गया। आई होप कि आप सभी को भाई समझ में आ गया होगा जो भी बताएं क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ। ठीक है, यही आपकी प्रश्नावली 1.1 के अंदर। एक चीज और देखो, इसी के अंदर आपको एक चीज और बता देते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा, आप एलसीएम और एचसीएफ का जब गुणा करोगे तो वो जो गुणा है वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। क्या कह रहा हूं दोबारा, कि इन दोनों संख्याओं का 12 व 15 का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, संख्याओं का जो गुणनफल है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल जो है वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के एचसीएफ। एचसीएफ किसका 12 और 18 का, गुणा क्या होगा एलसीएम, एलसीएम किसका 12 और 18। ठीक है, दोबारा देखो क्या कह रहा हूं कि ये जो दो संख्याएं हैं 12 गुणा 15, 12 गुणा 15, इन दो संख्याओं किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा जब आप करोगे वो जो गुणा है वो उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आएगा भी, एलसीएम और एचसीएफ। देखो भी 12 गुणा 15, 12 गुणा 15 बराबर एचसीएफ कितना आया था 3, एचसीएफ कितना आया 3, गुणा में एलसीएम कितना आया 7, एलसीएम कितना आया 7। तो देखो 12 गुणा 15 करोगे कितना आएगा 180, बराबर इसको गुणा करोगे कितना आएगा 180। ये जो है वो क्या होगा बराबर होगा भाई, हमेशा क्या होता है बराबर होता है। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। आगे बात समझ में, चलो भाई इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं 1.1 प्रश्नावली का, 1.1 प्रश्नावली का। देखो क्या है 1.1 प्रश्नावली का, इसमें कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको लिखना है भाई, किसके रूप में अभाज्य। पहला क्वेश्चन तो आसान ही है भाई, पहला क्वेश्चन तो क्या है देखो, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों रूप में लिखना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो कितना है 140, कितना है भाई 140 है। देखो पहला क्वेश्चन कितना है 140, तो 140 की क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे भाई। 140 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो इसमें सबसे छोटी संख्या किसका भाग दोगे 2 का, तो कितना आ गया 70। एक मिनट, चलो आगे बात करते हैं। देखो 140 में क्या करेंगे 2 का भाग दिया कितनी बार आया 2 का भाग दिया 70। ठीक है,
फिर 2 का देंगे कितना 35। अब देखो 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है क्या, 3 का भी नहीं जा रहा, तो किसका देंगे 5 का। कितनी बार 7 बार, कितनी बार 7 बार। फिर 7 का देंगे कितनी बार 1 बार। तो इस प्रकार 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो कितना है 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। हाँ, तो पहला क्वेश्चन हो गया अभी पहले क्वेश्चन का। इसके बाद में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको, दूसरा क्वेश्चन दिया है 156। पहले क्वेश्चन ही उतार लेते हैं। इसके बाद में दिया है 38 25। इसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन है 5005। और इसके बाद में 5वां क्वेश्चन है 74 29। ठीक है, चलो देखो 156 के क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। 156 के फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले 2 का, क्योंकि सम संख्या है भाई 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। देखो देखो 7 दूनी 14 क्या 7 बार। फिर कितना आया 8 बार जाएगा। फिर 2 का जा रहा है क्या, फिर 2 का जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा देखो 2 का देंगे तो 3 दूनी 6 क्या और 9 दूनी 18। फिर देखो 2 का नहीं जा रहा, 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है क्या, जा रहा है भाई 3 का। कितनी बार जाएगा 3 एकम 3 और 3 3 हो। फिर 13 का, क्योंकि 13 क्या है अभाज्य संख्या है। यहाँ पर देखो सीधा ही 13 का क्यों दिया, क्योंकि 13 भी क्या है अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर 156 के कितने आगे फैक्टर, 156 के फैक्टर आगे आपके 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13। इतना ही करना है भाई। क्वेश्चन में क्या कहा है हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। इसके बाद में देखो 38 25। अब देखो भाई इसके अंदर किसका भाग देंगे, देखो 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 2 का भाग तो नहीं जाएगा भाई। 2 का नहीं जाएगा तो किसका देंगे, 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, 3 का नहीं जाएगा तो 5 का देंगे, 5 का नहीं जाएगा तो फिर आगे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार देखो 2 का क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि सम संख्या नहीं है भाई 5 है। तो इसके अंदर 3 का देंगे, 3 का देंगे 3 एकम 3 3 दू 6। फिर 7 थी 21 और 5 3 15। फिर 3 का देंगे, 3 का देंगे तो 4 थी 12। कितने आएंगे 4 थी 12। फिर 3 दू 6। फिर कितने 5 थी 15। ठीक है, अब देखो अब फिर 3 का जा रहा है क्या, 3 एकम 3 नहीं जाएगा भाई, 3 का नहीं जाएगा। 5 का जा रहा है क्या, 5 का देखे देखो 8 5 40 5 5 25। ठीक है भाई। फिर 5 का देखो 5 का जा रहा है क्या, तो 5 एकम 5 7 5 15। ठीक है, फिर 17 का जाएगा, क्योंकि 17 क्या है अभाज्य संख्या। तो यहाँ से देखो कितने 38 25 के 38 25 की अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 17। ठीक है, क्वेश्चन बचे हैं 2। ये आपका होमवर्क रहेगा भाई, ये क्वेश्चन खुद करके देखना। इसी प्रकार करने इनके फैक्टर करोगे भाई, क्या करोगे फैक्टर करोगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का दोगे, 2 का नहीं जा रहा 3 का दोगे। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके दोनों क्या रहेंगे होमवर्क रहेंगे, खुद करना भाई। ठीक है, आगे देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इनकी जांच भी करनी है। क्या करनी है, जांच करनी है। एक तो ये कह रहा है कि एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है कि जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर। ठीक है, ये आपको जांच भी करनी है। तो इसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन दिया है भाई, पहला क्वेश्चन है 26 व 26 और 91 का, 26 और 91 का। ठीक है, करते हैं भाई। सबसे पहले क्या करेंगे 26 के फैक्टर करोगे। 26 के फैक्टर 2 का दिया कितना गया 1 3, फिर 13 का जाएगा, क्या होगा 1। तो 26 के फैक्टर कितने हो गए 2 गुणा में 13। 91 की ओर देख लो भाई, 91 में 2 का नहीं जा रहा 3 का देंगे, 3 का भी नहीं जा रहा है भाई, 3 का भी नहीं जाएगा। किसमें देंगे 91 में। 91 में देखो 2 का नहीं जा रहा, फिर किसका देंगे 3 का, 3 का भी नहीं जा रहा,
5 का नहीं जाएगा, फिर किसका देंगे 7 का देंगे, 7 का देंगे, और 7 का देंगे कितनी बार 13 बार, फिर 13 का। तो देखो 91 के कितने होंगे 7 गुणा में 13, 7 गुणा में, तो यहाँ से इनका क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे क्या HCF, तो HCF कितना आएगा दोनों का HCF, यानी कि दोनों में जो कॉमन है कितना होगा 13 होगा। LCM देखो, LCM क्या होगा जो कॉमन फैक्टर है, जो क्या है कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है उनमें से एक ले लेंगे भाई। कॉमन फैक्टर में क्या ले लिया 13 ले लिया, और जो बच गए क्या बच गया 2 गुणा में 7, ये क्या हो गया आपका LCM हो गया, क्या हो गया LCM हो गया। ठीक है, तो गुणा करो भाई, 13 दूनी 26, 26 गुणा में 7, तो कितना आया 7 से 42 क्या 7 2 14 और 4 है 18, कितना आएगा 182। अब हमें क्या करनी है जांच करनी है भाई, क्या करनी है जांच करनी है। तो जांच के लिए क्या करिए दो संख्याओं का गुणनफल किसके होगा HCF और LCM के बराबर। तो 26 गुणा में क्या करेंगे 91 करेंगे क्या, बराबर क्या आएगा देखो 182 गुणा में 13। जब आप इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई बराबर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आसान सा है भाई, कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन करवा दिया, इसके बाद में आगे के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, एकदम आसान है, करना कुछ नहीं भाई, केवल इतना ही करना है। 2 संख्याएं दी हैं, दोनों के अलग अलग फैक्टर निकालोगे, फैक्टर निकालने के बाद में उनकी क्या करोगे जांच करोगे भाई। ठीक है, अगला इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात करने। क्या ज्ञात करनी है LCM HCF ज्ञात करने। ठीक है, देखो भाई तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का पहला ये है कि गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा। क्वेश्चन भी थोड़ा सा लिख लेते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करना है HCF व LCM ज्ञात करना है। ठीक है, HCF और LCM ज्ञात करना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 12, 15 और क्या है 21, 12, 15 और क्या है 21 है भाई। ठीक है, क्या ज्ञात करना है HCF और LCM। तो देखो सबसे पहले 12 के फैक्टर करेंगे, करो भाई, 2 का दिया 6, फिर 2 का दिया 3, फिर 3 का देंगे 1, तो ये क्या होगी 12 क्या होगी भी फैक्टर होगी, 12 क्या होगी फैक्टर। तो देखो क्या है 12 के फैक्टर करने पर, 12 के फैक्टर करने पर 2 गुणा में 3। ठीक है, इसी प्रकार 15 की करेंगे, 15 की करेंगे तो 15 में 3 का दिया कितनी बार 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार, तो 15 के फैक्टर बताओ क्या होंगे 3 गुणा में 5। फिर किसके करेंगे 21 के करेंगे था, 21 के करेंगे तो सबसे पहले 3 का देंगे, 7 21 फिर 7। तो देखो 21 के फैक्टर करने पर क्या आ रहा है 3 गुणा में 7। तो क्या देंगे भाई कॉमन देखेंगे, क्या देखेंगे कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या आ रहा है भाई, देखो कॉमन ये आ रहा है, क्या निकालेंगे HCF क्या, और HCF में हाईएस्ट क्या देखते हैं कॉमन, तो कॉमन तीनों में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है भाई 3 आ रहा है। अच्छा, और क्या ज्ञात करना है LCM ज्ञात करना है क्या, तो LCM ज्ञात करने के लिए जो कॉमन फैक्टर है वो तो 1 ले लेंगे तीनों में, इसके अलावा जितने भी बच गए 2 गुणा में 2 बच गया, यहाँ पर क्या बच गया गुणा में 5, और यहाँ पर क्या बच गया गुणा में 7। तो ये क्या कहलाएगा आपका LCM और HCF। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके बाद में इसी का दूसरा क्वेश्चन है भाई 17, 23, 19, 17, 23 और 29 है भाई, क्या है 29। तीसरे क्वेश्चन का ही दूसरा क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन है 17, 23 और क्या है 29 है भाई। ठीक है, सबसे पहले देखो 17 के अभाज्य गुणनखंड करो, 17 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 17 क्या है भाई खुद एक अभाज्य संख्या, 17 क्या है यहाँ पर है खुद अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा 1 बार। इसी प्रकार 23 में भाग देंगे, 23 में कितनी बार जाएगा 23 का भाग 1 बार, क्योंकि ये भी अभाज्य, तीनों की तीनों यहाँ पर क्या है भाई अभाज्य संख्या है, तो 29 में भी भाग देंगे तो कितनी बार 1 बार। तो यहाँ से देखो भाई, तो यहाँ से 17 की गुणनखंड क्या आ गए 17 गुणा में 1, 23 के गुणनखंड क्या आ गए 23 गुणा में 1, और 29 के गुणनखंड क्या आ गए बताओ 29 गुणा में 1 लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे, क्या HCF की बात करें तीनों में क्या कॉमन है भाई 1 है, जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं हो 0 नहीं करेंगे, क्या करेंगे 1 करेंगे। अब देखो यहाँ पर 17 गया 23 गया और क्या गया 29,
तो इनके अंदर वैसे तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन जिसके अंदर कुछ भी कॉमन हो वहां पर क्या कॉमन करेंगे, एक करेंगे भाई, जीरो मत करना यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम एक के अलावा यानी कि 17 गुणा में 23 गुणा में 29, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा है इसका 8 9 25, क्या है 8 9 और क्या है 25, ठीक है क्या। तो 8 ही क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग देंगे 4, फिर 2 का देंगे 2, फिर 2 का देंगे 1, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड कर लिए, फिर 9 के करेंगे, 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 9 में गया 3 बार, फिर 1 बार, ठीक है। फिर 25 में देंगे, 25 में 5 का जाएगा, 3 का जाएगा नहीं, 5 बार, फिर 5 का देंगे 1 बार, ठीक है। तो ये क्या कर लिया हमने, अभाज्य क्या कर लिए, गुणनखंड कर लिए भी, अभाज्य क्या कर लिए, गुणनखंड। तो यहाँ से देखो 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, देखो 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 9 के बताओ क्या हो गए, 9 के हो गए 3 गुणा में 3, और 5 के क्या हो गए 5 गुणा में 5, 5 गुणा में 5। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे क्या, तो HCF देखो तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन हो वहाँ पर क्या कॉमन करेंगे, एक करेंगे भाई, जीरो नहीं करना, क्योंकि एक तो सब में गुणा होता है भाई, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी, ठीक है। और क्या है, एलसीएम। एलसीएम की बात करें तो देखो एक को छोड़कर बाकी सभी 2 गुणा में 2 गुणा में 2, फिर 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, हमारा एलसीएम कहलाएगा, तीनों को गुणा करने पर, ठीक है भाई। इसके आगे की वीडियो एक दूसरी और बनाएंगे इसी प्रश्नावली की, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखें भाई, शेयर भी करें, और पसंद आ रहा है तो लाइक भी करके जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।